बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक टू स्टैटिक ड्रग्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और मैक्रोलाइड्स तक हमने उसको कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लिंडामाइसिन से, ठीक है। सो क्लिंडामाइसिन का भी हम सबको पता है कि वो इनहिबिट करती हैं 50S राइबोसोमल सब यूनिट को, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी पीछे करके भी आ चुके हैं जब मैंने आपको बताया था कि 50S और 30S में कौन सी ड्रग्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट की मिथाइलेशन करवा देती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो हमारे पास बाइंड नहीं कर पाती, ठीक है। सो इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ ड्रग। सो इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। अब यही मैकेनिज्म जो है ना रेजिस्टेंस का, वो क्लिंडामाइसिन एंड मैक्रोलाइड्स जो हैं वो भी यही मैकेनिज्म इख्तियार करती हैं। सो आपके पास क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बिटवीन क्लिंडामाइसिन एंड मैक्रोलाइड्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है जो डेवलप होता है बैक्टीरिया में। सो अगर एक बंदा मैक्रोलाइड से रेजिस्टेंस है, सो देयर इज इंक्रीज चांसेस कि वो क्लिंडामाइसिन से भी रेजिस्टेंट होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इसमें आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव एरोब्स होते हैं वो इनसे रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लिंडामाइसिन ग्राम नेगेटिव एरोब्स को आउटर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसका मतलब इसका यूज़ किस में हुआ? मेनली एनारोब्स में, ठीक है। सो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एनारोब्स में, पर्टिकुलरली बैक्टीरियोइड्स फ्रिजाइलिस के अंदर यूज़ किया जाता है इसको। इसके अलावा इट इज़ अ बैकअप ड्रग अगेंस्ट मर्सा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, ठीक हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। उस मतलब एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं जो कि एलर्जिक टू पेनिसिलिन। हम अगर वो बंदा जो है पेनिसिलिन से एलर्जी शो कर रहा है तो हम पेनिसिलिन तो नहीं दे सकते, तो फिर उस केस में हम लोग क्या दे देंगे? क्लिंडामाइसिन दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसको फंगल इन्फेक्शन न्यूमोसिस्टिस जिरोविशाई के इन्फेक्शन में भी दे सकते हो, ठीक है। और जो है फिर लास्ट में आप इसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी दे सकते हो कि अगर वो एड्स के पेशेंट में हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन आपने इसको अकेले नहीं दे देनी, आप इसको दोगे विद पायरिमिथामिन, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ यूजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए क्लिंडामाइसिन के। अच्छा, अब आ जाओ जी टॉक्सिसिटी की तरफ। टॉक्सिसिटी में जो है एक तो हमारे पास आ जाता है जीआई इरिटेशन, ठीक है। जीआई इरिटेशन के अलावा आप याद रखना कि ये हमारे पास क्या कॉज करता है? न्यूट्रोपीनिया कॉज करता है। न्यूट्रोपीनिया कॉज करने के अलावा ये हमारे पास हेपेटोटॉक्सिक भी होता है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास सुपर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है विद क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ठीक है। सो उसके वजह से क्या हो सकता है? स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी हो सकता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास क्लिंडामाइसिन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉक्सिसिटी है वो भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ विच इज़ बेसिकली स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स को जब भी हम लोग देते हैं हम हमेशा दो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं, क्विनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन को। सो जब आप दो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स को कॉम्बिनेशन में देते हो तो उनके साइनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से वो बैक्टीरियाइडल हो जाता है, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अंदर भी क्या होता है कि जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर होगा देन इट्स हाफ लाइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करवाएगी, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा में अगर उसका लेवल मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गया है उसके बावजूद भी जो है ना ड्रग का इफेक्ट हमें नज़र आएगा, ठीक है। सो इसके यूजेस हमें क्या क्या मिल जाते हैं? ये इसके यूजेस होते हैं जी हमारे पास मर्सा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा PRSP स्ट्रेन्स के अंदर, VRSA स्ट्रेन्स के अंदर एंड ई फैकियम के अंदर जो कि बाकी तमाम ड्रग्स हैं रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। सो उस ई फैकियम इन्फेक्शन के अंदर भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ई फिकेलिस इन्फेक्शन में हम इसको नहीं दे सकते क्योंकि ई फिकेलिस स्ट्रेप्टोग्रामिन से इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट है, ठीक हो गया। अब जरा हम लोग जो है टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट में हमने जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि आर्थरेल्जिया माइल्जिया सिंड्रोम कॉज करते हैं, ठीक है। एक तो ये मेन चीज़ आपने याद रख लेनी है और दूसरी ये बात याद रख लेनी है कि इनहिबिट करती हैं हमारे पास CYP3A4 एंजाइम्स को। सो जो भी ड्रग्स उससे मेटाबोलाइज होंगे तो उनके लेवल्स रेज हो जाएंगे, जैसे हमारे पास डायज़ेपिम आ जाता है एंड वारफरिन आ जाता है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ, दैट इज़ क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। सो क्लोरमफेनिकोल के हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये इनहिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ चार्ज्ड अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA को टू द 50S बाइंडिंग साइट, ठीक है। सो जो ट्रांसफ़र RNA पे अमाइनो एसिड लगी हुई है वो 50S यूनिट पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगी और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो एसिटाइल ट्रांसफरेसिस एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि इनहिबिट कर देती हैं इन ड्रग्स को, इनको डिग्रेड कर देती हैं, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं ज़रा हम यूजेस पे। यूजेस की बात करें तो ये एक्टिव होता है अगेंस्ट H इन्फ्लुएंजा,
हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, निजेरिया स्पीशीज़ के खिलाफ, निजेरिया मेनिंजिटाइडिस, इसके अलावा बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ के खिलाफ, ठीक है। इन तीनों के खिलाफ ये बैक्टीरियसिडल होती है क्लोरामफेनिकोल, यानी कि ये वाली जो ऑर्गेनिजम्स हैं हाईली ससेप्टेबल हैं टू दिस ड्रग। इसके अलावा ये एज अ बैकअप ड्रग यूज़ होती है सैल्मोनेला इन्फेक्शंस के अंदर, ठीक हो गया। और लास्ट में आपने याद रखना है कि इसको हम लोग एज अ टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास सारे के सारे क्या आगे यूजेस आगे क्लोरामफेनिकोल के। अब हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं टॉक्सिसिटी को कि इसकी क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। इसके टॉक्सिसिटी में देखें तो हमारे पास जीआई डिस्टर्बेंसेज होंगी, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा अब तक जितने भी बैक्टीरियोस्टैटिक पढ़ रहे हैं मोस्टली सब में जीआई डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं। सेकंड में आपने याद रखना है ये बोन मैरो सप्रेशन करवाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करती है। अब ग्रे बेबी सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, इसमें कुछ ऐसा सीन होता है कि आपके पास ना नॉर्मली हेपेटिक ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स होते हैं जो कि क्लोरामफेनिकोल ड्रग को इनहिबिट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, यानी कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं, ठीक है। नॉर्मल केस में ऐसा होता है। लेकिन जब आपके पास न्यूनेट्स यानी कि जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ होती हैं, पर्टिकुलरली जो आपके पास प्री मेच्योर बेबीज़ होती हैं, इन प्री मेच्योर बेबीज़ के अंदर इस एंजाइम का लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। हेपेटिक ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेजेस का लेवल बहुत कम होता है, तो ये ड्रग्स डिग्रेड नहीं होती, उनके लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक हो गया। सो इस वजह से फिर वो साइनोसिस एंड सीवियस कोलैप्स के सिम्टम्स शो करवाते हैं। इस वजह से हम उसको नाम देते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम का, ठीक है। लास्ट पे जो है ना आपने इसके अंदर याद रखना है, फोर्थ इसका टॉक्सिक इफेक्ट ये है कि ये इनहिबिट कर देता है CYP450 एंजाइम्स को, जिस वजह से ड्रग्स के लेवल ऑब्वियसली प्लाज्मा में हाई हो जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल में आपके पास वारफरिन एंड फेनिटोन वगैरह ऐसे ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो क्लोरामफेनिकोल है वो भी डन हो गई है। अब जो हमारी लास्ट ड्रग रहेगी है वो आ गई है हमारे पास ऑक्साजोलिडिनोन्स, ठीक है। ये भी बहुत इजी से ड्रग है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ये क्या करती है कि जो हमारे पास इनिशियली एक कॉम्प्लेक्स बनना होता है ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोम एंड मैसेंजर RNA का, ये जो इनिशियल टर्नरी कॉम्प्लेक्स होता है ये इस टर्नरी कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देती, ठीक है। इसी को ही इनहिबिट कर देती है। तो इससे फिर आगे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती और फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। रेजिस्टेंस के अंदर क्या सीन होता है कि जो एफिनिटी होती है ड्रग की टू द बाइंडिंग साइट, बैक्टीरिया उस एफिनिटी को ही डिक्रीज़ करवा देते हैं राइबोसोम पे, ठीक है जी। यूजेस की बात करें तो हम लोग जो हैं इनको देते हैं रेजिस्टेंट स्पीशीज़ के अंदर, जैसे हमारे पास मरसा की स्पीशीज़ आ गई, ठीक है, जो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट होती हैं। इसके अलावा PRSP स्पीशीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा इनको माइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस एंड एंट्रोकोकस, ठीक है। इसके अलावा लिस्टीरियम मोनोसाइटोजीन्स में इसको हम देते हैं, ठीक है, एंड कॉर्नोबैक्टीरिया में देते हैं। सो ये आपको 4-5 यूजेस अच्छे पता होने चाहिए ऑक्साजोलिडिनोन्स की। इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं लेनासोलिड एंड देन आ जाती है टेरिसोलिड, ठीक है। सो यही 2 ड्रग्स आएंगी इसके अंदर। लास्टली हम देख लेते हैं अपनी टॉक्सिसिटी को जल्दी से। इसमें आ जाती है जी हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास न्यूट्रोपिनिया, ठीक है, यानी एक तरह से हमारे पास बोन मेरो सप्रेशन हो रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है सेरोटोनिन सिंड्रोम, इसका साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन सेरोटोनिन सिंड्रोम हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर होते हैं जो साथ ही साथ हमारे पास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी ले रहे हों, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट।